10:53 के आसपास कलकत्ता का एक मेडिकल कॉलेज है, आरजी कर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल। यहाँ से एक व्यक्ति के पास फोन पहुंचता है। फोन करने वाले व्यक्ति ने कहा कि क्या आप लेडी डॉक्टर के पिताजी बात कर रहे हैं। उधर से कहा जाता है कि हाँ, बात कर रहा हूँ। बात बताया जाता है कि जितनी भी जल्दी हो सके आप मेडिकल कॉलेज में आ जाइए, आपकी बेटी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। जैसे ही पिता ने ये बात सुनी, पिता को यकीन नहीं हो रहा था कि रात तो बात हुई थी, कि अचानक से तबीयत कैसे खराब हो सकती है। इससे पहले कि वो कुछ पूछ पाते, फोन कट जाता है और जब फोन कट जाता है तो पिता ने उस व्यक्ति को एक के बाद एक कई बार फोन करना शुरू कर दिया, लेकिन वो व्यक्ति फोन नहीं रिसीव कर रहा था। हार थक कर जब कई बार हो जाते हैं तब जाकर उस व्यक्ति ने फोन रिसीव किया। पिता पूछते हैं कि आखिरकार मेरी बेटी को हुआ क्या है। तो वो व्यक्ति कहता है कि साहब, आपकी बेटी ने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया है, यानी कि वो मर चुकी है। जैसे ही पिता ने ये बात सुनी, पिता रोने लगते हैं और उस डॉक्टर, जो लेडी डॉक्टर होती है, उसकी माँ भी रोने लगती है। इससे पहले कि वो मेडिकल कॉलेज पहुंचते, ये जानते कि हुआ क्या है, इस जानने के प्रयास करते, तब तक ये बात हजारों नहीं करोड़ों लोगों तक पहुंच जाती है। और जब जिस रूप में पहुंचती है तो लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। इसके बाद नर्स हो या डॉक्टर हो, नेता हो या कोई भी हो, हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आते हैं और इस घटनाक्रम की सीबीआई जांच की मांग करने लगते हैं। फिर ये बात मोबाइलों के माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंच जाती है और जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया था, उसका क्रूर चेहरा भी लोगों के सामने आ जाता है। दरअसल ये घटना इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना है। जिसने भी इस घटना के बारे में सुना, वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि इंसानों की शक्ल में आखिरकार ये कैसा जानवर है। आज की कहानी सुनने के बाद शायद आप लोग भी भौचक्के रह जाएंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता सिटी का एक इलाका है लाल बाजार। और लाल बाजार इलाके में आरजीकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है। दरअसल इसी मेडिकल कॉलेज की चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट की पीजी पोस्ट ग्रेजुएट एक ट्रेनी डॉक्टर होती हैं। और ट्रेनी डॉक्टर 8 अगस्त की रात लगभग 11 बजे के आसपास उनकी माँ का उनके पास फ़ोन आता है। माँ अक्सर अपनी बेटी को फ़ोन करके उसकी हाल चाल लेती थी। आज भी हाल चाल लिया, बेटी तुम क्या कर रही हो, कैसी हो। माँ, तुम रोज़ फ़ोन करती हो, क्या बात है। तो वो पूछती है, बस ये पूछ रही थी, बेटा तुमने खाना खाया नहीं खाया है। बेटी हंसकर जवाब देते हैं कि अभी खाना नहीं खाया, अभी खाने खाने का टाइम नहीं हुआ है। टाइम हुआ है राउंड पे जाने का, यानी कि मुझे मरीजों को देखने के लिए जाना है और मैं फ़ोन रखती हूँ। जैसे ही मुस्कुराते हुए बेटी ने फ़ोन रखा, माँ को तसल्ली हो जाती है कि बेटी उसकी ठीक है। बेटी अब राउंड पे निकल जाती है, यानी कि वो लेडी डॉक्टर है, ट्रेनिंग ले रही हैं यहाँ पर और पोस्ट ग्रेजुएट की वो छात्रा हैं। और उसके बाद फिर वो जगह-जगह जाकर जो मरीज़ हैं, मरीज़ से मिलती हैं, उन्हें जिसको दवा देनी है, जिसको इंजेक्शन लगाना है, जो भी कुछ करना होता है, एक डॉक्टर की ज़िम्मेदारी होती है, वो सारी ज़िम्मेदारी निभाती हैं। उसके बाद कब रात के 2 बज जाते हैं, पता ही नहीं चलता। भूख का टाइम हो रहा था, अपने जूनियर से बातचीत करते हैं कि तुम लोगों ने खाना खाया कि नहीं खाया? तो जूनियर कहते हैं कि जी हाँ, खाना अभी तो नहीं खाया है, साथ खाते हैं। अब वो लेडी डॉक्टर अपने जूनियर, जो 2 जूनियर होते हैं, उनके साथ बैठकर इत्मीनान से हँसते हुए, मुस्कुराते हुए खाना खाती हैं और खाना खाने के बाद कहती हैं कि मुझे थोड़ी-सी थकन सी हो रही है, मैं आराम करने के लिए जा रही हूँ। यानी कि चौथी मंजिल पर सेमिनार हॉल है, वो लेडी डॉक्टर वहाँ पर आराम करने के लिए चली जाती हैं। और उसके बाद फिर अगला दिन निकलता है, यानी कि अब 9 अगस्त 2024 की सुबह लगभग 6 बजे के आसपास कुछ लोगों की नज़र पड़ती है महिला डॉक्टर के ऊपर। महिला डॉक्टर को जिस हालत में देखा जाता है, कोई देख नहीं पा रहा था। दरअसल उनका जो शरीर था, वो अर्धनग्न अवस्था में था। अब सर से लेके पैर तक ऐसा कोई हिस्सा नहीं था जहाँ पर चोट के निशान नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अलग-अलग हिस्सों को बहुत बुरी तरह से काटा है, उनमें नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई है। आँख हो, मुँह हो या प्राइवेट पार्ट, वहाँ से ब्लड बह रहा है। साथ ही जो उनकी गर्दन है, उसकी गर्दन की हड्डी टूट चुकी है। अब ये बात घरवालों को सूचना दी जाती है, लेकिन दूसरे रूप में दी जाती है कि तुम्हारी बेटी पहले बीमार है। उसके बाद घरवाले परेशान हो जाते हैं, तो फिर उनसे बताया जाता है कि तुम्हारी बेटी की ने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया, यानी कि वो मर चुकी है। लेकिन घरवालों को यकीन नहीं हो रहा था कि रात 11 बजे बातचीत हुई थी, आखिरकार वो बेटी कैसे मर सकती है। अब ये बात हॉस्पिटल से डॉक्टर के पास पहुंचती है, नर्स के पास पहुंचती है। जैसे-जैसे ये घटना की बात लोगों तक पहुंच रही थी, लोगों में उबाल फैलने लगता है, गुस्सा आने लगता है। अब उसके बाद डॉक्टर हों या नर्स हों, सब ये धरना प्रदर्शन शुरू कर देते हैं। बात बीजेपी के नेताओं तक पहुंचती है, तो बीजेपी के नेता भी सड़क पर उतर आते हैं, कहते हैं कि इस मामले को दबाने का प्रयास किया गया था। कहीं न कहीं पुलिस की जो भूमिका वो सही नहीं है, मेडिकल प्रशासन की भूमिका वो सही नहीं है और इस तरह से इस मामले को दबाने का, यानी कि सरकार पर भी उँगलियाँ उठाई जाती है। ममता बनर्जी की सरकार चल रही है, उन पर भी उँगली उठाई जाती है कि इस मामले को दबाने का प्रयास किया गया था, इसकी सीबीआई जाँच होनी चाहिए।
अब इस पुलिस ने आनन-फानन नहीं घरवालों को बुलवाया। पिता ने अपनी बेटी को जो अर्धनग्न अवस्था में देखा तो पिता रो-रो कर उनका बुरा हाल हो जाता है। बस अब हर किसी की ज़ुबान पर एक ही बात थी कि आखिरकार लेडी डॉक्टर जिसका इतना अच्छा स्वभाव है, 31 साल की जिसकी उम्र है, सभी के साथ इतने प्रिय स्वभाव के साथ वो बात करती हैं, मदद करती हैं, आखिरकार उनको कौन इस तरह से मारेगा? कौन इनका बलात्कार करेगा? कौन इनके शरीर के हर एक हिस्से को अपने दाँतों से काटेगा? कौन इसकी गर्दन की हड्डी तोड़ेगा? कौन हो सकता है वो दरिंदा? हर किसी की ज़ुबान पर वो एक ही सवाल था। पुलिस ने लाश को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम के बाद रिपोर्ट आती है। अब ये रिपोर्ट, इस कहानी जब सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों में वायरल होती है तो लोगों में उबाल हो फैल जाता है। अब लोग कलकत्ता की सड़कों पर उतरने लगते हैं और हर किसी की बस एक ही मकसद था कि आखिरकार इस घटनाक्रम का जितनी जल्दी हो सके खुलासा होना चाहिए। ज़्यादातर लोगों ने फांसी की सज़ा की मांग भी करने लगे। अब जब दबाव बढ़ने लगता है, अब चाहे केंद्र सरकार से हो या अलग-अलग राज्यों से हो, जहाँ देखो वहाँ से दबाव बढ़ना शुरू हो जाता है, तो ममता बनर्जी भी कहने लगती हैं कि हाँ, इसे फांसी होनी चाहिए, लेकिन मैं फांसी के पक्षधर नहीं हूँ। लेकिन जिस तरह की घिनौनी ये गंदा कृत्य किया गया है, इसमें इसे बड़ी से बड़ा सज़ा मिलनी चाहिए और हम सज़ा दिलाने की पक्षधर हैं। अब चाहे सीबीआई जाँच करो या कुछ भी करो, हालाँकि एसआईटी का गठन कर दिया गया था। अब एसआईटी पर कहीं न कहीं इतना प्रेशर था कि इस मामले की जाँच पड़ताल तो करनी ही थी। बारीक से बारीक चीज़ को देखा गया और जब बारीक से बारीक चीज़ को देखा गया तो एक समान एसआईटी के हाथ लग जाता है। अब उसके बाद सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं। करीब 5 या 6 ऐसे लोग थे जो उस सेमिनार हॉल के इर्द-गिर्द घूमते-टहलते देखे जाते हैं। तभी एसआईटी को एक ब्लूटूथ यानी कि एक ईयरफ़ोन जो होता है, जो कान में लगाकर कुछ लोग बातचीत करते हैं, सुनते हैं, वो उसका एक हिस्सा मिल जाता है। अब ये किसका हो सकता है, इसी की बस पड़ताल करना शुरू कर देते हैं। जो सीसीटीवी कैमरे के दायरे में आ जाते हैं, उन दायरों में आए हुए लोगों के पास जाया जाता है, सबसे कहा जाता है कि अपना ब्लूटूथ ऑन कर दीजिए। जैसे ही ब्लूटूथ ऑन किया जाता है, तो एक व्यक्ति का जो मोबाइल होता है, उससे वो कनेक्ट हो जाता है। जैसे उससे कनेक्ट होता है, तो उसके बाद फिर पुलिस के लिए प्राइम सस्पेक्ट वही व्यक्ति होता है और जिस व्यक्ति का नाम होता है संजय राय। दरअसल संजय राय जो होता है वो पुलिस कल्याण बोर्ड में सहायक की भूमिका में होता है, यानी कि सिविक वॉलंटियर होता है, जिसका काम ही इस हॉस्पिटल में जब चाहें तब आना होता था। किसी न किसी की मदद के रूप में वो यहाँ आया करता था। इस व्यक्ति से जैसे ये ब्लूटूथ कनेक्ट होता है और वो ब्लूटूथ इस लाश के बिल्कुल पास पाया गया था। अब पुलिस के लिए ये प्राइम सस्पेक्ट था। पुलिस ने जब उसको पकड़ा और पकड़ने के बाद उससे सख्ती से पूछ